हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर अंकिता वर्मा और एक बार फिर स्वागत करती हूं आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 की बायोलॉजी का आगाज। कौन से चैप्टर के साथ? दैट इज चैप्टर नंबर 1, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आइज। ऐसा इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड जो हमें नेकेड आइज से नहीं दिखता, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। मतलब हम बात करने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, तो जो 8th चैप्टर या हमारा जो 8th क्लास है उसके अंदर भी सीबीएसई ने बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं। कुछ नए चैप्टर्स एड ऑन हुए हैं, कुछ पुराने चैप्टर्स फिर से रिफ्रेम किए गए हैं। लेकिन अब सीबीएसई ने बना दिया है आपका बायोलॉजी का पैकेज बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या क्या करना है। फर्स्ट जो आपका चैप्टर है दैट इज द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आइज। ठीक है, इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिजम्स किसे बोल रहे हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं हमारे अर्थ पर, दे आर ऑल कंसीडर्ड एज ऑर्गेनिजम्स। उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। अब वो जो लिविंग थिंग्स हैं वो आपकी कुछ भी लिविंग थिंग्स में आपका या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपके प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये आपके क्या हैं? ये आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं। चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, हम लोग हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अब सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन में देखें तो हमें पता होना चाहिए कि हमें ये सारे छोटे छोटे जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम नेकेड आइज से नहीं देख पा रहे, बहुत सारे फ्लोर पे होंगे, आप जहाँ हाथ रख रहे हो वहाँ होंगे, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, ऐसे इनविजिबल ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए देयर वाज द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ जिसने फैसिनेटिंग हिडन वर्ल्ड हमारे सामने ओपन करके रख दिया। ठीक है, 1665 में एक साइंटिस्ट नेम्ड थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उनने पब्लिश करी कौन सी बुक? माइक्रोग्राफिया। कौन सी बुक पब्लिश करी? माइक्रोग्राफिया। और उसमें बताया इन टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो है उनने बेटर लेंसेज बनाए जिसकी वजह से हम और यूजफुल माइक्रोस्कोप्स बना पाए। उन्होंने सबसे पहले लिविंग आपकी सेल्स देखी, किसमें? पॉन्ड वाटर में, वाटर सैंपल्स में। एंड ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि इनने माइक्रोस्कोप्स को बड़ा अच्छे से डेवलप किया, इन्वेंट किया। इसीलिए इनकी वजह से ही हम जो टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे छोटे माइन्यूट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको देख पा रहे हैं। इसलिए इनको हमने क्या बोला? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फादर। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये सब आप याद रखिए। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? माइक्रोस्कोप से हमने क्या किया? बहुत सारा हिडन वर्ल्ड एक्सप्लोर किया। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल देखा, डायट सेल देखा और उसके बारे में इलैबोरेट किया इन द बुक नेम्ड एज माइक्रोग्राफिया। फिर एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने बेटर लेंसेज बनाए, उसके बाद मोर यूजफुल माइक्रोस्कोप्स बने। फिर उसके बाद फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको कहा गया? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा गया। नेक्स्ट, व्यूइंग द स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप। अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर स्लाइड्स देखना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो आप उस स्लाइड को कैसे देखोगे? तो अगर हमें कोई स्लाइड माइक्रोस्कोप के अंदर देखनी है, आपको लग रहा होगा ना ये स्लाइड खाली, मैं उसमें समझाऊंगी आपको कि अगर हम माइक्रोस्कोप से कोई स्लाइड देखते हैं या कोई सैंपल देखते हैं तो कैसे देखते हैं। सबसे पहले हमें पता है एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लिप लाइक स्लाइड होती है इस तरीके से, है ना। अगर हमने पॉन्ड वाटर लेना है तो हमने पॉन्ड वाटर लिया और उस पॉन्ड वाटर का ड्रॉपर से यूज करके 2 ड्रॉप्स स्लाइड के ऊपर डाल दिया। अब इसको हमने कवर्ड स्लिप से क्या कर दिया? कवर्ड स्लिप एक छोटा सा स्क्वायर शेप का स्लिप होता है जो उस वाटर सैंपल के ऊपर हमने फिक्स कर दिया, जिससे वो वाटर सैंपल इधर उधर ना हो और फिक्स हो जाए उतनी जगह में। तो पूरा टैप करके पूरे में वो पानी फैला लिया। इसके ऊपर इस तरीके से टैप करेंगे तो एयर बबल्स और ये सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी।
अब इसको हमने क्या किया, व्यू अंडर या ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप किया, ऑब्जर्वेशन अंडर माइक्रोस्कोप। तो जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप तो क्या होता है, माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करने पे, माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, हम ये सारी चीज़ें करते हैं, तो आपके माइन्यूट सेल्स, माइन्यूट लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर हमें दिखते हैं और हम उनको इजीली देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम पॉन्ड वाटर को भी देख सकते हैं। अगर हमें इस स्लाइड को क्या करना है, प्रिजर्व करके रखना है, तो हम इसके ऊपर ग्लिसरीन डाल देते हैं, उसको सील कर देते हैं, इससे हमारा सैंपल डिहाइड्रेट ना हो, ठीक है। और हमें कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने हैं जो बहुत ट्रांसपेरेंट है, तो हम उसमें स्टेन्स यूज़ करते हैं, सेफ्रोनिन है ना, मिथियोनिन, इस तरीके से स्टेनिंग करते हैं हम, स्टेनिंग ऑफ सैंपल्स। तो इस तरीके से हम कोई भी सैंपल माइक्रोस्कोप की हेल्प से बहुत ही इजीली देख सकते हैं, है ना। तो हमें देखने के लिए क्या करना है, स्लाइड बहुत नीट एंड क्लीन चाहिए, हमें सैंपल जो चाहिए हम उसके ऊपर ड्रॉपर की हेल्प से डालेंगे, उसके ऊपर छोटी सी कवर स्लिप जो स्क्वायर शेप का ग्लास कवर होता है उसको प्लेस करके उसको टैप करेंगे टू रिमूव ऑल द एयर बबल असाइड्स। उसके बाद हम उसको माइक्रोस्कोप के स्टेज पे रख के आपका एडजस्ट करके आपका आई पीस आप उसको ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है बच्चों। और हम उसमें स्टेन्स भी यूज़ कर सकते हैं टू सो इट एज अ कलरफुल सैंपल। और हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रिजर्व भी कर सकते हैं। प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग ग्लिसरीन। क्या यूज़ कर सकते हैं हम, ग्लिसरीन आसपास यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो जिससे कि आपका सैंपल क्या हो जाएगा, प्रिजर्व हो जाएगा और अच्छे से आप उसको रख सकते हो, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी, इस तरीके से आप क्या करोगे, आप इस तरीके से उसको ऑब्जर्व करोगे, क्लियर। अब नेक्स्ट, अगर मैं एक टिपिकल सेल की बात करूं जो रॉबर्ट हुक ने देखी, तो टिपिकल सेल में जो मेन पार्ट्स होते हैं जो आपको आपकी बुक में बताए गए, टिपिकल सेल में इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस आपको ऐसा डार्क कलर्ड का स्टेन्ड बॉडी दिखेगा सब में, सेंटर में, है ना, अलग सा एक धब्बा जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, तो दैट इज न्यूक्लियस। फ्लूइड भरा रहता है हर एक सेल में, फ्लूइड मैट्रिक्स, फ्लूइड सब्सटेंस, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उसके बाद साइटोप्लाज्म के बाद एक लेयर होती है जो साइटोप्लाज्म को कवर करती है, दैट इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो आपका न्यूक्लियस होता है, आपका साइटोप्लाज्म होता है, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ये तीन कोर पार्ट हैं किसी भी टिपिकल सेल के, है ना। सेल के आपके क्या है, ये तीन पार्ट्स हैं। अब इन तीन पार्ट्स का फंक्शन क्या है, इन तीन पार्ट्स का फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आउटर कवरिंग की बात करूं, सबसे पहले अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करूं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फ्लेक्सिबल कवरिंग है। अगर ये कवरिंग नहीं होती तो कोई सेल अपने शेप में रह सकता था क्या बेटा, नहीं। ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब इट अलाउज द सेलेक्टेड थिंग्स और सेलेक्टेड सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट, है ना। वो सेलेक्टेड सब्सटेंसेस को ही अलाउ करता है पास होने के लिए। इट फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन टू एंड फ्रो, ठीक है, फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्टेशन, क्या चीज़ अंदर आनी है, क्या चीज़ बाहर जानी है, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड सब्सटेंस। क्या होता है, एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है, न्यूट्रिटिव जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसमें वाटर, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल का, जहां डिफरेंट सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर जिनको सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन कहलाता है या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद साइटोप्लाज्म जो है बोथ प्लांट और एनिमल दोनों सेल में होता है। वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है। कैसा होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस भरा हुआ रहता है। मेनली वाटर, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसके अंदर रहते हैं, मतलब एक न्यूट्रिटिव सैप है, एक सोल्यूशन है न्यूट्रिएंट्स का। और साइटोप्लाज्मिक इसलिए भी एसेंशियल है क्योंकि जितने भी आपके सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, वो सब उसी में प्रेजेंट रहते हैं, उसी में फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है।
उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस, जिसको हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, डायरेक्टर ऑफ द सेल कहते हैं। किसी भी चीज को चलाने के लिए उस संस्था का एक डायरेक्टर होता है। तो हमारी सेल को चलाने के लिए जो डायरेक्टर का रोल निभाता है, ही इज न्यूक्लियस, इट इज नो अदर देन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक डार्क स्टेन की बॉडी है, उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, जिसको हम क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन मटेरियल और जेनेटिक मटेरियल रहता है आपका, ठीक है। तो जो भी आपका सेल डिवीजन वाला वर्क है कि सेल डिवाइड हो रहा है, न्यू सेल बन रहा है, ये सारी चीजें आपका न्यूक्लियस ही डायरेक्ट करता है। द न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, डबल लेयर से कवर रहता है। इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल, ये सबसे बड़ा ऑर्गेनेल होता है। विच फंक्शन इज अ कंट्रोल सेंटर, ये पूरे सेल का कंट्रोल सेंटर है। पूरा कंट्रोल किसके पास है? न्यूक्लियस के पास है। एंड इट्स द स्टोर हाउस ऑफ सेल्स डीएनए, एक सेल का डीएनए कहाँ स्टोर रहता है? न्यूक्लियस में स्टोर रहता है। बाय स्ट्रक्चर द न्यूक्लियस इज डार्क राउंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट हैज पोरस मेम्ब्रेन एंड फॉर्म्स अ वॉल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। Within the nucleus there are tiny spherical body called nucleolus. न्यूक्लियस के अंदर भी एक टाइनी स्मॉल बॉडी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ठीक है। सॉरी तो उसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं, और न्यूक्लियोलस को हम राइबोसोम फैक्ट्री बोलते हैं। तो जो प्रोटीन फैक्ट्री है दैट इज राइबोसोम, तो राइबोसोम कौन बनाता है? न्यूक्लियोलस बनाता है। तो न्यूक्लियोलस में आपका राइबोसोमल सिंथेसिस होता है। इट ऑल्सो कैरीज असेंशियल स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम, और यहाँ पे एक बहुत ही असेंशियल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया आपको। तो न्यूक्लियस आपका एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है जो सारी यूकैरियोटिक सेल में है। यहाँ एक कंट्रोल सेंटर की तरह काम होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोरस होता है, उसमें न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर टाइनी स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। उस न्यूक्लियोलस में राइबोसोम सिंथेसाइज होता है, राइबोसोम फैक्ट्री बोलते हैं, और वो एसेंशियल स्ट्रक्चर कैरी करता है जिसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो these are the three important structures of a typical cell. What are they? Nucleus, जैसे कि हमने डिस्कस किया। साइटोप्लाज्म जो जेली लाइक मैट्रिक्स है, जहां बहुत सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वाटर न्यूट्रिटिव सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एक आउटर कवरिंग है जो सेल को एक डेफिनेट शेप एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है, हमारा सेल जो है दो तरह के सेल्स में डिवाइड है, एक प्लांट सेल, एक एनिमल सेल। प्लांट सेल जो प्लांट्स जिन सेल से मिलके बनता है दे आर प्लांट सेल, एनिमल्स जिनसे मिलके बनता है दे आर एनिमल सेल। व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस अमंग द टू, है ना। तो जो आपका एनिमल सेल है वो छोटा होता है, स्मॉलर होता है, प्लांट सेल लार्जर होता है। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल रहता है। ये तो मेन डिफरेंस है दोनों में। न्यूक्लियस इसमें सेंटर में होता है, इसमें पेरिफेरी में होता है या साइड में होता है, क्योंकि इसमें वैक्यूल का साइज बहुत बड़ा होता है जो उसको धकेल देता है न्यूक्लियस को बिल्कुल साइड में। इसमें बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं, या बहुत ही छोटे छोटे बहुत सारे होंगे एनिमल सेल में, और इसमें एक ही वैक्यूल होता है एनिमल प्लांट सेल में। कैन नॉट सिंथेसाइज न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट सिंथेसाइज नहीं करता है। सिंथेसाइजेस न्यूट्रिएंट्स मतलब यहाँ फोटोसिंथेसिस होती है, वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होती है बेटा, है ना। नो प्लाज्मोडेस्मेटा हैज प्लाज्मोडेस्मेटा एक साइटोप्लाज्मिक आपके अटैचमेंट्स हैं जो सेल टू सेल आपका क्या करता है? ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर आपके एनिमल सेल में नहीं होता है, लेकिन आपके प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्मेटा प्रेजेंट होता है। तो दीज आर सम ऑफ द बेसिक डिफरेंस, है ना, कि एनिमल सेल में एक रिजिड स्ट्रक्चर सेल वॉल नहीं है। एक और डिफरेंस जो आप बोल सकते हो कि इसके अंदर आपका नो क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, नो क्लोरोप्लास्ट, और इसमें क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। और इसमें आपका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है ना। क्लियर? तो ये डिफरेंस है दोनों सेल्स में, प्लांट सेल और एनिमल सेल में,
क्लियर कि क्या क्या स्ट्रक्चर वाइज क्या क्या फंक्शन वाइज डिफरेंसेस दोनों में प्रेजेंट है। तो थोड़े आपको जो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस, सेल वॉल हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, वैक्यूल का साइज हो गया, न्यूक्लियस की पोजीशन हो गई, प्लाज्मोडेस्माटा हो गया, नो प्लाज्मोडेस्माटा हो गया, ये सारी चीजें, ये बेसिक डिफरेंसेस आपको दोनों सेल्स में पता होने चाहिए बच्चों, ठीक है। Now comes to the next topic, this is variation in shape and structure of cell. हमें पता है साइज के सेल के शेप और स्ट्रक्चर में बहुत ही वेरिएशंस है। मसल सेल्स देखिए आप कितने टाइप का स्ट्रक्चर, कितने टाइप के शेप्स में दिख रहा है, स्पिंडल शेप, ब्रांच स्ट्रक्चर, आपका इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल शेप, आप ये न्यूरॉन देख लीजिए स्टार शेप विद वन फाइबर टेल, है ना। तो आपको डिफरेंसेस बहुत सारे, वेरिएशंस बहुत सारे मिल जाएंगे। सबका अपने फंक्शन के हिसाब से स्ट्रक्चर रहता है। किसी को फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है, मसल सेल्स का काम ही है मूवमेंट कराना, तो स्ट्रक्चर ही आपका बहुत ही फ्लेक्सिबल सा स्ट्रक्चर रहेगा, इलोंगेटेड स्पिंडल शेप का स्ट्रक्चर रहेगा जो इजीली मूव कर पाए, इजीली मूवमेंट प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। उसके बाद जो न्यूरॉन्स होती हैं, नर्व सेल होती हैं, वो भी मेन आपका क्या है, नर्व सेल्स जो है, न्यूरॉन जो है आपके सिग्नलिंग में, आपके बोल सकते हैं आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो आपकी बॉडी का है उसमें हेल्प करता है, ठीक है। डिफरेंट सिग्नल्स कैच करने में, स्टिमुलस कैच करने में, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने में, इन सब में नर्व सेल का अपना अपना रोल है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका होता है वेरिएशन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मसल्स, ये सारी चीजें आपको ये बता रही हैं कि हमारे अंदर मसल सेल्स में या वेरिएशंस देख लीजिए, नर्व सेल आप देख लीजिए, मैं आरबीसी की बात करूं तो ऐसा डिस्क शेप रहता है ना, मैं बोन सेल की बात करूं तो इस तरीके से स्टार शेप का आपका स्ट्रक्चर रहता है। तो अलग अलग शेप एंड साइज के आपके सेल हैं। स्पर्म जो रहता है वो ऐसा टेल लाइक स्ट्रक्चर रहता है, क्लियर हेड रहता है और ऊपर नीचे टेल रहता है ना। ओवम रहता है वो ओवल शेप का रहता है। तो हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं उनमें वेरिएशंस है, देयर इज लार्ज वेरिएशंस इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, राइट। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं देखूं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमें पता है कि देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट, कि सेल्स हैं, सेल से टिश्यूज कैसे बन रहे हैं, टिश्यूज से ऑर्गन कैसा बन रहा है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम कैसे बन रहा है, और ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म कैसे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ये सारी चीजें आपकी किससे आती हैं, ये सारी चीजें आप वन बाय वन इन्वॉल्व करते हो, राइट। सेल्स है, सिंगल सेल है, वो कंबाइन होगा, वो टिश्यूज बनाएगा, टिश्यूज कंबाइन होंगे वो ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन्स कंबाइन होंगे वो एक सिस्टम बनाएंगे जिसको ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होते हैं और वो क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। तो इस तरीके से आपका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल देखिए धीरे धीरे बढ़ता जाता है। एक सिंगल सेल से स्टार्ट होता है, बहुत सारे सेल टिश्यूज बना देते हैं, बहुत सारे टिश्यूज ऑर्गन बना देते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स, ऑर्गन कौन सा सिस्टम है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम, और बहुत सारे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम मिलके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इंट्रोडक्टरी पोर्शन दिया हुआ है इस चैप्टर में, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ा कि ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, है ना, ऑर्गेनिजम्स को किसने सबसे पहले सेल देखा, लिविंग सेल देखा, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, अगर हमें स्लाइड देखना है, ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप में तो कैसे प्रिपरेशन करोगे, एक टिपिकल सेल के स्ट्रक्चर में क्या क्या पार्ट मेन होते हैं, ठीक है, उनके फंक्शंस, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्लियर। उसके बाद प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं, क्लियर। उसके बाद वेरिएशंस कितने सारे हैं हमारी बॉडी के सेल्स में, क्लियर, शेप में, स्ट्रक्चर में, क्लियर। उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। तो आप सेल देख सकते हो, आप टिश्यूज देख सकते हो, उसके बाद ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिजम्स, ये सारी चीज़ें वन बाय वन कि सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सारे वन बाय वन ऑर्गेनिज्म तक कैसे पहुंचता है और कैसे लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी वन बाय वन बढ़ता है, ये सारी चीज़ें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको साफ दिख रही हैं, है ना।
तो बच्चों ये था आपका फर्स्ट चैप्टर, जो आपका हिडन वर्ल्ड वाला, लिविंग हिडन वर्ल्ड वाला चैप्टर है बियॉन्ड द नेकेड आइज, उसका इंट्रोडक्टरी पोर्शन। इसका आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। तब तक के लिए बाय बाय।